क्या कोई इंसान अपनी पत्नी और उसके गर्भ में पल रहे 6 महीने के शिशु की एक निर्मम हत्या कर सकता है? बड़ा ही अजीब सा ये सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये अंदर से झकझोर के रख देगा जैसे ही हमें ये पता चलेगा कि हाँ, सच में एक ऐसा पति जिसने अपनी पत्नी और उसके गर्भ में पल रहे 6 महीने के शिशु की एक निर्मम तरीके से हत्या कर दी। लेकिन उसने हत्या क्यों की? इसके पीछे उसकी वजह क्या थी? और किस तरीके से हत्या की? ये सारी चीज़ जब आप जानेंगे तो आँखें खुली की खुली रह जाएँगी। आज की इस कहानी में वही सारी चीज़ हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 पीएम विद जीआरडी। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस चैनल पे आपको इसी तरह की घटनाओं से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलती हैं, जो कि कहानी के माध्यम से हम आपके सामने हाजिर करते हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ये कहानी जबलपुर मध्य प्रदेश की है। रात का वक्त होता है। एक शुभम चौधरी नाम का इंसान अपने ससुराल पहुंचता है, वो भी बोलेरो कार से। फ्रंट सीट पर वही बैठा होता है, गाड़ी को वही चला रहा होता है। वहां जब पहुंचता है तो गाड़ी के दोनों तरफ से शीशे टूटे होते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने पत्थर से या किसी औजार से शीशे वगैरह तोड़े हैं। अब फ्रंट सीट पे यानी कि ड्राइवर सीट पे शुभम चौधरी होता है और को ड्राइवर सीट पे आगे वाली ही सीट पे उसकी पत्नी होती है रेशमा चौधरी, जो कि पूरी तरह से बेसुध होती है। जैसे ही शुभम चौधरी अपने ससुराल पहुंचता है, उतरकर वो रोते बिखलते हुए ससुराल वालों के पास पहुंचता है और कहता है कि बहुत बुरा हो गया मेरे साथ आज। मैं आ रहा था और बीच में बदमाशों ने गाड़ी रोक ली और रोकने के बाद 4 बदमाश थे, जिसमें से 2 ने मुझे मार के सर मेरा फोड़ दिया और 2 ने या 3 ने मिलकर रेशमा का दुपट्टे से या उसके साड़ी से या उसके पल्लू से उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और साथ ही साथ सब कुछ जवाहरात, मोबाइल, जो भी जो है कीमती चीजें थी वो सब कर लेकर फरार हो गए। ये जब चीजें शुभम चौधरी के ससुराल वालों को पता चली तो वो आश्चर्य में पड़ गए। मातम फैल गया चारों तरफ। उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर भी की और नजदीकी अस्पताल पे भी लेकर गए। लेकिन वहां पर ये एक्चुअली क्राइम वाला सीन होने की वजह से इनको मेडिकल अस्पताल भेज दिया गया। वहां पर जाने के बाद डॉक्टर्स ने रेशमा चौधरी को मृत घोषित कर दिया और शुभम चौधरी को प्राथमिक उपचार दिया गया। फिर वहां पुलिस पहुंचती है और इसके बाद शुभम चौधरी का बयान लिया जाता है। शुभम चौधरी अपने लगभग 2 बयान या 3 बयान देता है, जिसमें उसके सारे बयानों में चीजें अलग अलग निकल कर आती हैं। पुलिस को संदेह हो जाता है शुभम चौधरी के ऊपर, लेकिन ठोस तौर पे ये कह पाना भी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो खुद पति था रेशमा चौधरी का। तो पुलिस ने छानबीन शुरू की और शुरू करने के बाद जो चीजें निकलकर सामने आई उसने हर किसी को आश्चर्य में डाल दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है और एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं थोड़ा पीछे चलकर कि एक्चुअली में चीजें क्या थी। आज से तकरीबन 4 साल पहले यानी कि 2020 में रेशमा और शुभम चौधरी की शादी हुई। 2 साल तक तो सारी चीजें अच्छी चलती रही, इनके बीच में किसी तरह का कोई तनाव नहीं था। इनको एक बेटे की प्राप्ति भी हुई, एक बेटे ने जन्म भी ले लिया। अब घर में सारी चीजें सही चल रही थी, कहीं से कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। लेकिन कुछ समय बाद शुभम चौधरी का व्यवहार परिवर्तित होने लगा, बदलने लगा। ये देखकर रेशमा को लगा कि शुभम के व्यवहार में इतना परिवर्तन क्यों आ रहा है। उसने छानबीन करनी चाहिए, तो उसे ये चीज पता चली कि शुभम का किसी दूसरी औरत के साथ नाजायज संबंध शुरू हो चुका है, एक अवैध संबंध। ये चीज जब रेशमा को पता चली तो उसने शुभम चौधरी का फोन टटोला, तो उसने देखा कि उसमें कुछ फोटोज वगैरह थी जो कि उस दूसरी औरत के साथ शुभम ने खींच रखी थी। इस बात की पुष्टि हो गई रेशमा को कि वाकई में शुभम का एक अवैध संबंध चल रहा है किसी पराई औरत के साथ। इस चीज का जो है उसने विरोध किया। रेशमा ने बड़े कड़े तौर पे इसका विरोध किया और जैसे रेशमा ने विरोध किया तो शुभम ने उसको डांट फटकार लगा दी और उसको घर से निकालने की बात तक बोलने लगा। बोला कि ये बात अपने तक रखो और ज्यादा उछलने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा तुम्हें तुम्हारे घर पे भेज देंगे, इस घर से निकाल देंगे। शुभम ने ये बात इसलिए बोली क्योंकि शुभम को पता था कि रेशमा के ससुराल में, मतलब रेशमा के मायके में, रेशमा के माता पिता नहीं थे, सिर्फ रेशमा की बहनें थीं और एक भाई था। तो रेशमा चाह कर भी अपने मायके नहीं जा सकती थी और इस चीज का फायदा शुभम भरपूर तरीके से उठा रहा था। उसने रेशमा को धमकी दी। कुछ समय तक तो चीजें सही चली, लेकिन सही का मतलब यह है कि कुछ समय तक रेशमा ने चीजों को बर्दाश्त किया। लेकिन शुभम की हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती गई।
वो फोन पे बात करता था, रात में चैटिंग पे बात करता था, घंटों घंटों इनकी बातें होती थी, जिसे देखकर रेशमा अब चिढ़ने लगी थी, उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उसने शुभम के फोन में बहुत सारी फोटोज देखी उस औरत के साथ। रेशमा का खून खौलने लगा। उसने अपने छोटे देवर से, जो छोटा देवर था, उससे रेशमा ने कहा कि अपने बड़े भैया को समझाओ। तो शुभम चौधरी का जो छोटा भाई था उसने भी समझाया शुभम को, लेकिन शुभम उसकी बात पे भी भड़क गया। अगर बातों की सुने तो शुभम ने इस बात को लेकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी की थी और अपने बेटे को भी उसने मारा था एक बार, ऐसा वहां पर रहने वाले लोगों ने बताया है। अब हुआ कुछ यूं कि बात काफी आगे बढ़ चुकी थी और शुभम के मन से ये डर निकल चुका था। शुभम अब नहीं डर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि रेशमा को तो सारी चीज पता ही हो गई है और ये डरती भी है मुझसे, तो अब इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। और इसी चीज को देखते हुए शुभम अब अपनी पत्नी रेशमा के सामने ही फोन पे बात करता था, उस दूसरी औरत के साथ घंटों घंटों बातें करता था। रेशमा समझ चुकी थी इस चीज को लेकर कि अब ये सुधरने वाले नहीं है। तो रेशमा ने एक दिन बोला कि अगर आप उस औरत से बात करना बंद नहीं करेंगे तो मैं अपने बच्चे के साथ आत्महत्या कर लूंगी। ये बात शुभम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाई, लेकिन शुभम ने दिमाग में एक चीज ठान ली कि उसकी पत्नी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो उसने अपनी हरकतें कम तो की। ऐसा नहीं था कि वो बात करना बंद कर दिया, लेकिन रेशमा के सामने थोड़ा कम बात करता था। रेशमा को लगा कि शायद उसका पति शुभम अब धीरे धीरे सुधर रहा है, लेकिन रेशमा ने एक दिन फिर देखा कि सारी हरकतें पहले की तरह ही थीं। अब रेशमा समझ चुकी थी कि अब सबसे आखिरी जो उपाय है वो अपनाना पड़ेगा। रेशमा ने बोला शुभम से कि अब मैं पूरे समाज को बताऊंगी आपकी करतूत के बारे में। जब आपको समाज में बेइज्जती मिलेगी तब आपकी आंखें खुलेंगी और तभी आप सही रास्ते पर आएंगी। ये बात शुभम को लग गई अंदर तक। उसे लग गया कि रेशमा सच में ऐसा कर सकती है और समाज में उसकी बहुत घनघोर बेइज्जती होगी। शुभम के दिमाग में एक उत्पात आया। शुभम के दिमाग में जो उसका राक्षसी प्रवृत्ति थी वो उभर कर बाहर आई और शुभम ने सोचा कि अब मुझे अपनी पत्नी रेशमा को रास्ते से हटा देना चाहिए। उसे ये चीज पता थी कि 6 महीने की वो गर्भ से है, उसके पेट में 6 महीने का एक संतान पल रहा है, लेकिन इस बात का उस शुभम चौधरी पर कोई भी असर नहीं पड़ा। अब उसको उसको प्लानिंग करनी थी कि अपनी पत्नी रेशमा को किसी भी तरीके से रास्ते से हटा दे। इसके लिए उसने जो किया वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उसने सबसे पहले अपने 3 दोस्तों को संपर्क किया। उसके काफी खास दोस्त थे, इनका नाम मैं आपको बताता हूं। शुभम चौधरी के तीनों दोस्तों का नाम अनुराग कुशवाहा, प्रहलाद ठाकुर और शिबू चौधरी। ये इन 3 दोस्तों को इसने संपर्क किया और इसने सारी बातें बताई और बोला कि अगर तुम लोग इस वारदात को अंजाम दे देते हो तो मैं तुम लोगों को 60,000 रुपए दूंगा। अब जो ये तीनों दोस्त थे, इन्होंने बोला कि ठीक है, हम इस चीज को अंजाम दे देंगे, लेकिन इसको करेंगे कैसे, इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे ताकि किसी को शक भी ना हो और हम पकड़े भी ना जाए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए चारों ने मिलकर एक ठोस योजना बनाई और ठोस योजना के तहत एक दिन जो है ऐसा आया कि रेशमा बहुत दिन से जिद कर रही थी कि मुझे अपनी दीदी के घर जाना है। इस बात का फायदा उठाते हुए शुभम चौधरी उसको जो है बोलेरो में बैठाता है। फ्रंट वाली सीट पे आगे वो बैठती है, को ड्राइवर वाली सीट पे, और खुद जो है ड्राइविंग करता है। वहां से वो लेकर आता है, एक रास्ता पड़ता है, उस रास्ते से वो दूसरी तरफ मुड़ा देता है। तो रेशमा तुरंत प्रश्न खड़ा करती है कि ये रास्ता तो इधर वाला है, तो आप इधर क्यों लेकर जा रहे हो। तो शुभम चौधरी बोलता है कि वहां पर जिस रास्ते पे जा रहे हैं उस रास्ते पे एक बाबा पड़ते हैं, वहां पे चलेंगे, हम आशीर्वाद लेंगे, दर्शन वगैरह करेंगे, तब वहां से निकलेंगे। ये लोग वहां पहुंचते हैं और दर्शन करने के बाद फिर वहां से रिटर्न होते हैं। अब रेशमा को रास्ता पता था, लेकिन फिर भी शुभम चौधरी एक दूसरे रास्ते से बोलेरो को लेकर चलने लगता है। फिर रेशमा सवाल करती है कि आप इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं। तो शुभम चौधरी कहता है कि ये एक शॉर्टकट रास्ता है, इस रास्ते से जाएंगे तो जाम नहीं मिलेगा। और कुछ दूर जाने के बाद रेशमा को ये नहीं पता था कि ये रास्ता उसके काल का रास्ता है, सबसे आखिरी रास्ता है उसके जीवन का। इसके बाद उसे कोई रास्ता नहीं दिखेगा,
क्योंकि आगे 3 राक्षस खड़े थे और ये वही राक्षस थे, तीनों दोस्त थे शुभम चौधरी के, और वहां पर घात लगाए ये खड़े थे। शुभम ने बोलेरो रोकी और रोकने के बाद इनके तीनों जो दोस्त थे वो पीछे वाली सीट पर यानी बीच वाली सीट पर आकर बैठ गए। शुभम ने बताया रेशमा को कि ये तीनों मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे वाले हैं, तुम्हें मैं तुम्हारी दीदी के घर छोड़कर फिर मैं वापस जो है इन लोगों के साथ चला आऊंगा। इस बात पर रेशमा को कोई आपत्ति नहीं थी। रेशमा और उसका जो बेटा था वो दोनों साथ में आगे फ्रंट वाली सीट पर थे। फिर एक टोल पड़ता है, टोल से थोड़ा सा आगे पहुंचते हैं, वहां पर बोलेरो रोक दी जाती है और टोल के बहाने शुभम नीचे उतरता है और इसके बाद अपने बेटे को गोद में लेता है और उसको लेकर कुछ दिलाने वगैरह के बहाने उसको लेकर दूर चला जाता है। अब बोलेरो में बचे थे सिर्फ 4 लोग, रेशमा और शुभम चौधरी के ये तीनों दोस्त। अब इनको एक मौका मिल गया क्योंकि ये सब कुछ प्लानिंग के तहत ये कर रहे थे। इनको तुरंत मौका मिला, इन्होंने रेशमा के ही दुपट्टे से या फिर उसके पल्लू से उसका गला घोटना शुरू कर दिया और मौके पर ही गला घोटकर उसकी हत्या कर दी इन तीनों ने मिलकर। इसके बाद जब हत्या हो गई तो उसके शव को, उसके बॉडी को उठाकर ये बोलेरो के पीछे वाली सीट पर इन्होंने रख दिया। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और काफी रास्ते से ये लोग घूम फिर के आते हैं और आने के बाद एक जगह बोलेरो रोक के पहले बोलेरो के कांच तोड़ते हैं ये, और तोड़ने के बाद फिर उसमें से तीनों में से कोई एक दोस्त पत्थर उठाता है, ईटा उठाता है और शुभम चौधरी के सर पर दे मारता है, क्योंकि ये सब कुछ ये प्लानिंग के तहत कर रहे थे और किसी को शंका ना हो, डाउट ना हो, इसलिए अपना सर फुड़वा लिया शुभम चौधरी ने। और सर फड़वाने के बाद वो किसी अस्पताल नहीं गया, फिर वहां से उसने जो गहने थे, जो मोबाइल फोन थे, जो चैन वगैरह थी, ये सब कुछ जो है उसने अपने दोस्तों को दे दिया कि ये सब लेकर जाओ ताकि लूटपाट लगे, ऐसा लगे कि डकैतों ने, चोरों ने लूटपाट अच्छे से की है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। और ये देने के बाद ये तीनों दोस्त ऑटो पकड़ के वहां से फरार हो जाते हैं। शुभम चौधरी अस्पताल न जाकर सीधे अपने ससुराल पहुंचता है और सारी आप बीती बताता है। फिर पुलिस आती है और पुलिस इनका बयान लेती है। अब ये 2-3 बयान देते हैं जिसमें इनके बयान में हेर फेर रहता है। पहले तो समय का हेर फेर रहता है और कुछ कुछ मिस्टेक्स मिलती हैं। अब पुलिस को ये डाउट होने लगा था क्योंकि पुलिस संतुष्ट नहीं हो पा रही थी शुभम के बयान से। तो पुलिस ने क्या किया कि शुभम के कहे अनुसार, उसके बयान के अनुसार इन्होंने शुभम के फोन से पूरी लोकेशन ट्रैक करी कि ये फोन कहां कहां गया था। और पुलिस का जो डाउट था वो सच होने लगा, क्योंकि जो लोकेशन फोन बता रहा था वो शुभम के बयान से बिल्कुल भी मैच नहीं हो पा रहा था। अब ये चीज संशय भरी हो चुकी थी। इसके बाद तो आप जानते ही हैं कि पुलिस क्या काम करती है। इसके बाद सोचिए कि पूरे दिन भर शुभम चौधरी नाम का यह राक्षसपति रोने का नाटक करता रहा हर रिश्तेदारों के सामने, हर परिवार वालों के सामने, ये कहकर कि मेरी पत्नी भी नहीं बची और मेरा होने वाला संतान भी नहीं बचा। और इसके बाद इन तीनों की गिरफ्तारी की गई, क्योंकि मोबाइल ट्रैक भी किया गया, मोबाइल लोकेशन ट्रैक की गई, कॉल डिटेल्स देखी गई और ये सारी चीजें गवाही दे रही थी। इसके बाद पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से और अपने तरीके से निभाया और सारा चीज शुभम चौधरी को कबूल करना पड़ा कि ये सारी चीजें हुई थी। ये थी आज की ये सच्ची घटना, जो कि अंदर से बहुत पीड़ा दे रही है। रेशमा चौधरी की मौत तो सदमा दे ही रही है, लेकिन उसके गर्भ में पल रहा वो 6 महीने की संतान, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्रूरता का कि ये सारी हदें पार हो जाती हैं, मानवता की सारी हदें पार हो जाती हैं। इस घोर कलयुग में लोग किस हद तक मानवता को कुचल देते हैं, ये सोच पाना भी संभव नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप कमेंट करिएगा। कल हम फिर एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर शामिल होंगे। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।